हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 कृतिका हिंदी बुक का चैप्टर 4, जिसका नेम है माटी वाली। इसका हम लोग प्रश्न उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। जो हिंदी बुक है उसमें 3 बुक्स हैं, तो उस कृतिका बुक का ये चैप्टर 4 है, माटी वाली नेम है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। तो हमें वो कारण बताना है जिससे माटी वाली औरत पूरी चर्चित हो गई थी। तो इसका उत्तर है कि शहरवासी माटी वाली तथा उसके कंटर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि लाल मिट्टी की ज़रूरत चूल्हे चौके की लिपाई के लिए हर घर की थी। पूरी टिहरी शहर में घर घर में लाल मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए सभी उसके ग्राहक थे। चूँकि उनका कन स्तर बिना ढक्कन का था जो ऊपर से खुला रहता था, इसलिए लोग उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। तो देखिए, ये कारण है कि जो माटी वाली थी उसके कंटर को भी और उसको भी लोग पहचानते थे, क्योंकि पूरे टिहरी शहर में वो अकेली ऐसी थी जो कि लाल मिट्टी की ज़रूरत हर घर में होती है चूल्हे की लिपाई करने के लिए, तो वही इस ज़रूरत को पूरा करती थी। उसके गांव में उसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं करता था। और उसके जो कंटर का था वो ऊपर का ढक्कन खुला रहता था, बिना ढक्कन का उसका कंटर था, इसलिए लोग देखते ही उसके कंटर को भी पहचान जाते थे। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न 2 है। ये सारा प्रश्न हमारे एनसीईआरटी बुक का ही है। तो देखते हैं प्रश्न 2 कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। माटी वाली मतलब अपने उसका भाग्य अच्छा बीत रहा है या बुरा बीत रहा है, उसकी भाग्य कैसी है, वो अपने बारे में क्यों नहीं सोचती थी। तो इसका उत्तर है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, चूँकि वह हर दिन सुबह उठकर माटा खाना जाती और शाम तक उसे बेचती, फिर घर आकर उसे अपने और बूढ़े के लिए भोजन भी बनाती। तो उसके पास टाइम भी नहीं थी, जो माटी वाली थी उसके पास टाइम भी नहीं थी कि वो अपने नसीब तकदीर के बारे में, जो भी भाग्य के बारे में वो सोचे कि कल हमारा क्या होगा, आज क्या होगा, क्योंकि वो सुबह उठती थी और माटा खाना लेके जाती थी और शाम तक उसको बेचती रहती थी, और शाम को रात में जब वो घर पे आती थी उसको भोजन भी तैयार करना रहता था, और उसके पास समय नहीं थी कि वो अपने भाग्य के अच्छे बुरे के बारे में सोच पाए। तो क्वेश्चन 3 है, यानी प्रश्न 3 है हमारा कि भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। ये एक हमें सेंटेंस दिया गया है कि भूख मीठी तो भोजन भी मीठा लगता है, इससे क्या मतलब है, स्टोरी में ये क्यों कहा गया है, क्वेश्चन में ये क्यों पूछा गया है। तो उसका आंसर है कि इस बात का आशय है जब मनुष्य भूखा होता है तो उसका विशेष ध्यान भूख मिटाने पर होता है, ना कि वह स्वादिष्ट भोजन की खोज करता है। यानी भूख लगे होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, भूख खुद ही भोजन में मिठास पैदा कर देती है। तो बताया जाता है कि जब किसी को भूख ज़्यादा लगी हो तो उसको भोजन ख़राब खाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको भूख इतनी तेज़ी से लगी रहती है कि उसे बस अपने पेट भरने से मतलब होता है, और उसको ख़राब खाना भी अच्छा लगने लगता है, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है और जैसा कि इस आंसर में बताया गया है। तो हम
चौथा प्रश्न देखते हैं कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हमें इसको अपने विचार में लिखना है, जो कि मैं अपने विचार में इसको शो कर रही हूँ। आप स्टोरी पढ़े हैं या आप पढ़ेंगे तो आप इसको अपने विचार में भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि पूर्वजों द्वारा दी गई चीज़ें विरासत होती हैं। मालकिन को पीपल के बर्तन विरासत में मिले थे और वह उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी, चूँकि उसके मन में विरासत के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम की भावना थी। चूँकि उसे पता था कि पूर्वजों ने उन चीज़ों को कड़ी मेहनत और अभाव में खरीदा है, विरासत की चीज़ें उसके लिए अनमोल थीं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो पहले के जो पूर्वज थे या फिर जो बूढ़े थे घर के, वो जितने मतलब कितनी कठिनाई से वो अपने सामान को खरीद करके रखे थे, और आज वो मर गए तो उनकी सामान को बेचना ठीक नहीं है। तो मालिकिन उस सामान को बेचना क्यों नहीं चाह रही है, उसे हमें अपने भाव में लिखना था, अपने वाक्य में लिखना था। तो जो कि आंसर में हम लोग देखे हैं कि पूर्वजों की जो वो अब कितना मेहनत से कमाते हैं, दिन भर खेती करके कमाते हैं, और वो जो चीज़ भी रखे हैं वो चीज़ हम लोगों को बेचना सही नहीं है। तो पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बार बार बता भी रही हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, जो कि आप कॉपी में भी राइट कर सकते हैं। कॉपी में अगर तो आप बुक से मैच करके आप इसको कॉपी में लिखिएगा और वीडियो को रोक करके लिखिएगा, ताकि आपको आंसर अच्छे से दिख सके। वैसे मतलब ये सरकार हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा देखने में आसानी होगी। आप वीडियो को रोक करके लिखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है कि माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली रोटी का हिसाब लगाती थी तो उसकी कोई मजबूरी थी। वो मजबूरी क्या थी, वो हमें इस आंसर में बताना है। दोस्तों, मैं आपसे बताऊं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट ही बताता है कि हम कैसा कर रहे हैं। देखिए, सब आंसर बहुत छोटा छोटा है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो कमेंट में बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा आंसर, क्योंकि देखिए एक भी आंसर बड़ा ऊपर तक मैं भी नहीं लिखाई हूँ आपको, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि रोटी वाली जो मतलब माटी वाली रोटी का हिसाब लगाती तो थी, लेकिन उसकी कोई मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी वो हमें बताना है। तो उत्तर है कि माटी वाली का हिसाब, रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बूढ़े पति का पेट भरना होता था, इसीलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती अपने पति के लिए बचा कर लाती ताकि उसका पेट भी भर सके। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया था कि माटी वाली जो थी अगर रोटी पाती थी या कोई इसको देता था किसी घर से, वो तो मतलब थोड़ी गरीब थी, तो अगर उसको किसी घर से रोटी मिलती थी तो वो रोटी गिन कर लाती थी और बांट के देती थी। क्यों ऐसा करती थी? क्योंकि उसके घर में अधिक अनाज नहीं होता था, तो उसे अपने बूढ़े पति को भी खिलाना होता था पेट भर के, तब वो रोटी को गिनती थी। इस प्रश्न में मजबूरी पूछी गई थी, जो कि हमने मजबूरी दिखाई है कि उसकी यही मजबूरी थी कि वो गरीब थी। तो छठवां प्रश्न है कि आज माटी वाली बूढ़े की कोरी रोटियां नहीं देंगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है कि बूढ़े पति के अलावा माटी वाली का कोई अपना नहीं था। वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, जिस कारण वह अपने बीमार पति के लिए अच्छे भोजन नहीं जुटा पाती थी। परंतु उस दिन वह अपने पति के लिए 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी। उसने अपनी आमदनी से प्याज भी खरीदा था।
उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति के सामने परोसेगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति ये सोच माटी वाली के असीम स्नेह और कर्तव्यों को दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, इस कथन में हमें मन में क्या चल रहा है, माटी वाली के मन में क्या चल रहा था उस समय, ये हमें लिखना है। तो हृदय के भावों को लिखना है कि आज माटी वाली बुड्ढी को कोरी रोटियां नहीं देंगी। इस कथन से हमें क्या पता चलता है? तो हम लोग आंसर में देखें कि इस कथन से हमें ये पता चलता है कि जो माटी वाली थी उसके बुढ़े पति बीमार रहते थे, जो कि वो उसकी आमदनी कम थी, यानी इनकम कम थी, वो अपने पति को अच्छा कुछ नहीं खिला पाती थी। तो आज वह अपने कमाई में से प्याज खरीदी थी और भोजन तैयार की थी अपने पति के लिए, जो वो सोच रही है कि आज मेरे पति अच्छा खाना खाएंगे। इससे ये पता चलता है इस सेंटेंस से कि इस माटी वाली को अपने पति से कितना प्रेम है। तो हमारा 7वां प्रश्न आता है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इससे हमको क्या लग रहा है कि ये क्यों यूज किया गया है, क्यों यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका हमको आशय बताना है, इसका मतलब बताना है। तो गरीब आदमी का उत्तर है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब मजदूरी कर घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके पास कोई अपना नहीं था। उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। चूँकि बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे, उसे लिए अब घर भी शमशान के समान लग रहा था। एक दिन क्या होता है कि माटी वाली जब मजदूरी करके घर पहुंचती है तो देखती है उसके पति मर चुके होते हैं और जो शमशान था वो पूरे पानी से भर चुका होता है। तो अब उसको अपना घर भी शमशान लग रहा था और उस माटी वाली के पास जीवन में कोई अपना सगा संबंधी कोई कुछ नहीं था। वो अपने पति को ही अपना सब कुछ समझती थी, जो कि आज उसके पति की भी मृत्यु हो गई। अब ये हमारा आखिरी प्रश्न है। तो आखिरी प्रश्न पूछा है कि विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का मतलब एक पैराग्राफ लिखना है कि विस्थापन की समस्या से हम क्या समझते हैं, क्या हम इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर होगा कि नागरिकों का एक स्थान के दूसरे स्थान पर बसना विस्थापन कहलाता है। यह लोगों पर विपत्ति आने के कारण होता है, जैसे भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, बांध के लिए, बिजली परियोजना के लिए। तो उत्तर में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि विस्थापन की समस्या क्या है, उस पर हमको अनुच्छेद लिखना है। तो उसके बारे में बताना है कि तो जो गांव के नागरिक होते हैं वो आज कहीं और बस रहे हैं, कल कहीं और बस जा रहे हैं, तो उसी कहते हैं विस्थापन। तो ये लोगों की विपत्ति के कारण होता है, जैसे कि कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं, उसी को कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन की समस्या का उदाहरण है कि बाढ़, भूकंप, बांध, बिजली परियोजना, ये सब क्या है, विस्थापन की समस्या है। यानी विस्थापन इसी के कारण होता है। एक आदमी अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में इन्हीं सब कारण से जाता है। तो आगे है कि आज के समय में विस्थापन एक प्रमुख समस्या है। मतलब कि जो आज का युग चल रहा है इसमें विस्थापन एक आम समस्या हो गई है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध करने के साथ देश के विकास को भी काफ़ी हद तक रोकती है। यह लोगों से उनका कमाने का जरिया, उनका घर ज़मीन छीन लेती है। तो देखिए, जब कोई आदमी अगर एक स्थान पे रहता है तो उसका पूरा परिचय बन जाता है और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगती है। तो जब भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, किसी भी कारण अगर वो अपना घर छोड़कर जाता है, उसकी कमाई में भी बाधा
होने लगती है। आगे आंसर बोलता है कि उनके बच्चों का विकास को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और देखिए, जब बाढ़ आदि आने से अगर हम किसी और स्थान पर चले जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई को भी नुकसान पहुंचता है, उनकी सेहत पे भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आज वो मान लीजिए 6 महीना हुआ है तो ये किसी और शहर में है, फिर 6 महीना बाद अगर वो किसी और शहर में जाते हैं तो वो उनकी 6 महीना की पढ़ाई भी बर्बाद होती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों के विकास को भी यह बहुत नुकसान पहुँचाता है। हमारे सामने विस्थापन के कारण विरोधों के उदाहरण हैं, जैसे नर्मदा आंदोलन। हमें इस विषय ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि क्या हमारा विकास उन गरीबों और असहाय वर्गों मकानों पर होगा। तो देखिए, ये थी विस्थापन की समस्या। एक हमें छोटा सा अनुच्छेद लिखना था। अगर आपके पास आइडिया है, कुछ और भी आइडिया है, तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख सकते हैं। तो विस्थापन मतलब होता है कि एक आदमी अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में जब चला जाता है तो उसी को विस्थापन कहते हैं। अगर किसी चीज़ की अगर हमें अनुच्छेद लिखना है तो पहले चीज़ तो हम जिस चीज़ पर अनुच्छेद लिखना है उसके बारे में हम लिखें। तो यहाँ हम पहले ही लाइन में हम लिख चुके थे विस्थापन क्या कहलाता है। तो विस्थापन नागरिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर जाना ही विस्थापन कहलाता है। और इसका हम कारण लिखे हैं कि बाढ़, भूकंप के कारण ये सब विस्थापन होता है। तो दोस्तों, आप आगे वीडियो से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।